मैं ना थोड़ा लेट हो गया, मोमेंटो आपको देना था ना, तो वो इधर ले आए, तो मैं इसके बाद फिर आपको आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता, तो लोगों को करना चाहिए था, पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए था, आपने शुरुआत करी, अब थोड़ी सी हमने किया और इसके बाद उतना ही लोगों का काम हो जाएगा। तो ये ठीक होता है कि प्रेस में हल्का सा आ गया ना, तो फिर लोग शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो आप ही कर रहे हैं, अब आपके करने के बाद हमने भी कर दिया, क्योंकि दिल्ली में भी मैं ऐसा ही कहता हूँ कि जो लोग हैं वो बुला के फंक्शन करके थोड़ा थोड़ा मैं कर देता हूँ, उसके बाद लोगों के घर बढ़ जाते हैं, प्रेस मदद करती है, क्योंकि उतनी देर तक लोग जाते नहीं जितनी देर तक आप जाते हैं। हम जैसे 4 बेटियाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो 4 बेटियों की हम तो देखो लोगों की ड्यूटी लगा देंगे, शादी वगैरह सब हम ही करेंगे। मैं आऊँगा My chairman of Red Cross Society. Thank you. Very, very glad that you are doing a function like this, and we appreciate it. देखो इंडियन एक्सप्रेस वाले कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की, बहुत मदद कर रहे हैं। And I look after this one. If you were needed, you would have asked us also. इतना मदद किया है, इतना पैसा इकट्ठा किया है सब लोगों के लिए, बहुत मदद किया। Very, very good. कैसे आप ठीक है, चलिए आगे वंदे मातरम। मैं संदीप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की ओर से
आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि किसी भी मौके पर सबसे पहले हम सब लोग उन शहीदों के नाम 2 मिनट का मौन रखेंगे, खड़े होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। संस्कार बेटा, मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, वो संस्कार जो मैंने अपने पुरखों से कमाए हैं। हारने गए आपके ये संस्कार बचपन। पिताजी, ये सब किताबी बातें हैं, ये सब किताबी बातें हैं। एक बात बताइए, क्या मिला आपको, क्या मिला आपको स्वतंत्रता सेनानी बनकर? मेरा मकसद आजादी, इस देश की आजादी। आजादी? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं आप? सन 1980 से लेके 1990 तक 10 साल, अरे 10 साल पंजाब आतंकवाद से घिरा रहा। हजारों नौजवानों के कत्ल करवा दिए गए खालिस्तान के नाम पर। अभी पंजाब में खून की होली खत्म ही हुई थी कि कश्मीर में जिहाद छेड़ दिया गया। कारगिल युद्ध थोप दिया गया हम पर, कारगिल युद्ध। पिताजी, तुम इतना ही सब कुछ जानते हो तो जाके जंग लड़ो, धरती माँ की सेवा करो। जंग? अरे सारा खानदान जंग लड़ेगा क्या? पिताजी, एक सैनिक अपनी छाती पे गोली इसलिए नहीं खाता कि महज 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा जंग से लौटने के बाद। उसकी वाहवाह होगी, वो भी हम आम आदमी की तरह कंबल ओढ़कर सो सकता है, वो भी हम आम आदमी की तरह कंबल ओढ़कर सो सकता है पिताजी। लेकिन नहीं, देश के लिए मर मिटना कोई आज आसान बात नहीं है, लेकिन देश के लिए बिक जाना आज बहुत मामूली बात हो चुकी है पिताजी, बहुत मामूली बात। देखिए देखिए, कब तक आखिर आपका ये पड़ोसी मुल्क, ये पाकिस्तान अपने निजी फायदे के लिए हम हिंदुस्तान पर ये बम विस्फोट करवाते रहेगा? कब तक आखिर? जम्मू कश्मीर पर बम विस्फोट, पंजाब पर बम विस्फोट, केरल पर बम विस्फोट, हैदराबाद पर बम विस्फोट, दिल्ली पर बम विस्फोट और यहाँ तक भी इस खूबसूरत महानगर पर भी बम विस्फोट। हाल ही में 25 अगस्त दोपहर 1 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर बम विस्फोट, मुंबा देवी पर बम विस्फोट। ये तो मैं आपको हाल ही की बात बयान कर रहा हूँ। इससे पहले भी कुर्ला, विले पार्ले और घाटकोपर बम विस्फोटों से बच नहीं पाए। और आप बात करते हैं आजादी की, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा तो हम उन अंग्रेजों के जमाने में थे। कम से कम आम आदमी चैन की नींद तो सो सकता था। आज तो ये भी नहीं पता, आज तो ये भी नहीं पता एक सुहागन को कि उसका पति घर जिंदा वापस लौटेगा भी कि नहीं। एक माँ अपने बेटे का मुंह देख भी पाएगी कि नहीं शाम को। और आप बात करते हैं आजादी की। दे दीजिए ये मुल्क अंग्रेजों को वापस। कैसी बातें कर रहा है बेटा? अरे शहीद भगत सिंह जैसे यहाँ पर शहीद हुए हैं और तुम कहते हो ये देश उनको लुटाने? नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम्हें इस देश में सिर्फ तुम्हें यही समझाया जाएगा कि बेटा आजादी, सिर्फ आजादी करो। शुक्रिया पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। लड़ना होगा, हम सब नौजवानों को लड़ना होगा। हमें आवाज उठानी होगी उस पाकिस्तान के खिलाफ, उस छोटे से मुल्क के खिलाफ। कोई नहीं जुदा कर सकता हमें। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब है भाई भाई। हमें सबको लड़ना होगा एक साथ और दिखाना होगा कि हम सब एक हैं। नहीं मार सकता हमें कोई नहीं हमें खत्म कर सकता। वंदे मातरम। बात एमएस पिताजी ने 11 सितंबर 1993 को की। उस दिन से आज तक देश भर में जहां भी आतंकवाद हमले या बम विस्फोट हुए हैं, उन्होंने उस हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों को अपनी मदद हमेशा से दी है।
ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट ने मुंबई बम ब्लास्ट पीड़ित लोगों के परिवार वालों को अपनी मदद पहुंचाई है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की मेडिकल एड और यहाँ तक कि जो लड़कियां आगे जाके बड़ी होंगी उनकी शादी करने तक की भी जिम्मेवारी पिताजी ने और उनकी ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उठाई है। स्टर्लिंग लाइफ इंडिया के डायरेक्टर जीत कलसी जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी हमेशा से पिताजी के साथ जुड़े हैं और धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ देते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे भी ऐसे ही हमारा साथ देंगे। और जीत कलसी जी इकोनॉमिक सेल के चेयरमैन भी हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के इकोनॉमिक सेल के चेयरमैन भी हैं वो। पिता समान बड़े भाई श्री अमरीश पुरी जी, मेरे भाई, आज जो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, उन परिवारों को अडॉप्ट किया जिनके परिवार का कोई भी नहीं रहा, जिनका सिर के ऊपर कोई सहारा नहीं रहा। जो बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिनका सारा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ बच्चे रह गए जिनको देखने वाला कोई भी नहीं। आज उनको कुछ छोटी सी माली सहायता के लिए और लंबे सफर के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी बेटियों की शादियां और कभी भी उनको कोई तकलीफ हो, हम सारे हमेशा उनका साथ देंगे और अपना बनके उनकी जो भी सहायता हो सकती है हम हमेशा करेंगे। मुझे और कोई दुख नहीं है, उनका तो परिवार के बड़े लोग चले गए, पर आज अफसोस इतना है कि इतना बड़ा बॉम्बे और कोई भी लोग उनकी मदद के लिए सामने ना आए। ये मन के अंदर एक मेरे सवाल उठता है कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम उनकी मदद करें तो उनको भी सहारा मिले और उनको लगे हमारे पास सारे बैठे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक शुरुआत की है, हमने भी थोड़ी सी शुरुआत की है, हो सकता हमको देख के और लोग इनकी शुरुआत करें। सवाल ये है कि ये बेगुनाहों का खून कितनी देर तक बहता रहेगा, जो किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं है, जो सुबह रोटी रोजी के लिए निकलते हैं और रात को वापस अपने घर में पहुंचते हैं। कितनी देर तक ये राजनीतिक लोग इन लाशों के ऊपर रोटियां सेकते रहेंगे? कितनी देर तक ये बेगुनाहों के खून होते रहेंगे? कितनी देर तक ये बहनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे? कितनी देर तक ये बच्चे यतीम होते रहेंगे? जो हमारा उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से, नेताओं से हमारा सवाल है कि ये टेररिज्म समाप्त क्यों नहीं होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलतियां हैं। अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बेगुनाहों का खून हुआ है, चाहे वो पंजाब के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर, चाहे वो बॉम्बे के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर, चाहे वो असम के अंदर, चाहे वो नागालैंड के अंदर, चाहे वो त्रिपुरा के अंदर, मैं एक बात कह देनी चाहता हूं, इसके जिम्मेदार हम राजनीतिक लोग हैं। जितना भी आजादी के बाद ये खून हुआ है आतंकवादियों से, कहीं भी पुराने इतिहास के पन्नों को खोल लो, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलतियां जरूर नजर आई। आतंकवादियों से मुकाबला करना जो फोर्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पता है जवान सामने खड़ा है, एक गोली अगर पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो जवान 10 गोलियां चलाने के लिए तैयार है और छाती में गोलियां खाने के लिए भी तैयार है, इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। पता कि दुश्मन हमारा सामने खड़ा है, पर जो आज घर के अंदर दुश्मन पैदा हो चुका है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। उसका मुकाबला जनता को करना होगा। गोलियों और बमों का मुकाबला तो सुरक्षा कर्मचारी कर लेंगे, हम कर लेंगे, पर घर के अंदर का मुकाबला, घर के दुश्मनों का मुकाबला
जिनकी गलतियों से ये टेररिज्म आता है, जिनकी गलतियों से ये आतंकवाद आता है, जिनकी गलतियों से बेगुनाहों के खून होते हैं, जिनकी गलतियों से बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, जिनकी गलतियों से बच्चे यतीम होते हैं, उनके खिलाफ देश की जनता को लड़ना होगा। वो कवि प्रदीप जी की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिन्होंने आजादी के वक्त बोली थी, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आज अभी नाटक चल रहा था, शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लिया गया, आज पाकिस्तान का नाम लिया गया, आजादी की बात हुई, उस वक्त भी राजनीतिक लोग थे, शहीद आजम भगत सिंह भी राजनीतिक थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी राजनीतिक थे, चंद्रशेखर आजाद भी राजनीतिक थे, पर उस वक्त राजनीतिक लोगों का एक मकसद होता था कि आने वाली जनरेशन के लिए आजाद भारत छोड़ के जाना। और जब ये राजनीतिक लोग अपने घरों से निकलते थे तो कुर्सी सत्ता के लिए आज की तरह नहीं निकलते थे। उस वक्त राजनीतिक लोगों का नारा होता था, जब घर से निकलते थे अपनी माँ को कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। ये उस वक्त इनका मकसद होता था राजनीतिक लोगों का। आज और कुर्सी सत्ता में रहने वाले राजनीतिक लोगों का क्या मकसद है? क्या देश मकसद है? क्या आतंकवाद को समाप्त करना उनका मकसद है? नहीं, उनका मकसद है माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को गुलाम बनाएंगे। ये आज की राजनीति की गिरावट का नारा है। आज बॉम्बे के अंदर जो इतनी बड़ी आज हमारी दुनिया देश का एक दिल है, जहां से इकोनॉमिक पॉलिसियां चलती है, जहां से पूरा भारत चलता है, आज वहां पे ऐसे अगर बम ब्लास्ट हुए तो देश हमारा बचेगा कैसे? गुजरात भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसियां बनती थी, हमारी इंडस्ट्री थी, वहां बम ब्लास्ट हुए, यूपी बर्बाद हो गया, बिहार बर्बाद हो गया, असम में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पंजाब आतंकवाद से बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ है, आज बॉम्बे भी उस घेरे में आ गया। तो कौन सा ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा देश ऐसा बचा है जहां हम कहें कि यहाँ आतंकवाद नहीं? पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया, जहां हिंदुस्तान के संविधान कानून बनते हैं, जहां हिंदुस्तान के इतने बड़े फैसले होते हैं, कौन सा ऐसी जगह है, ऐसी स्टेट है जो आतंकवाद से मुक्त हुई है? जितनी देर तक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठा होकर के वोट और सत्ता को त्याग करके ये नहीं कहेंगी ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म, हम सब एक हैं, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, हमें भारत वर्ष मजबूत चाहिए, उस दिन ये आतंकवाद समाप्त हो जाए। और ये भी कह देना चाहता हूं, अकेले गोलियों से ये आतंकवाद समाप्त होने वाला नहीं है। पंजाब के अंदर जो आतंकवाद समाप्त हुआ है अकेले गोलियों से नहीं हुआ। जब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, जब सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक मंच पे इकट्ठे होकर कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम रोज बहनों के सुहाग उजड़ते हुए नहीं देख सकते, हम बच्चों को यतीम होते हुए नहीं देख सकते, उस दिन पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ। हमें लाशों के ऊपर राजनीति करने का राजनीतिक लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आज कश्मीर के अंदर इतने बेगुनाहों का खून होता है, अक्षरधाम पे हमला हुआ, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, मुकाबला पुलिस करती है, गोलियां पुलिस खाती है, आतंकवादियों को पुलिस मारती है, और जब खत्म कर देते फिर दिल्ली से नेताजी आते, आके फोटो खिंचवाते, टेलीविजन अखबार में फोटो आ गई, कौन मरा कौन जिंदा किसी को क्या लेना है, गोली चलाने वाला, खाने वाला, पुलिस वाला, उसको कोई पूछता नहीं है, नेताजी ऊपर आ जाते। यही हाल बॉम्बे का है। मैं कुछ नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, पर जिम्मेदार कुर्सी और सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग, बम ब्लास्ट हुआ, ये नहीं पता कि दोबारा बम फट सकता है, फटाफट गाड़ियां पकड़ी, कैमरे के सामने आए। अरे पुलिस कमिश्नर का काम है, पुलिस वालों का काम है प्रेस को जवाब देना, टेलीविजन को जवाब देना, आपका क्या काम है आपको पता ही नहीं। ये हालत हो गई, लाखों के ऊपर राजनीति होती है। और आप देखो इतने लोग मारे गए, सरकार ने जो मदद चाहते थे वो सरकार ने मदद नहीं की है, सरकार ने किसी को कुछ पूछा नहीं है। इन बच्चों की कीमत, उन परिवारों की कीमत 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख नहीं है, इंसान चला गया राजनीतिक गलतियों के कारण। सवाल यह है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो भी टेररिस्ट विक्टिम है, जो भी आतंकवादियों से हाथों से मारा जाता है, उसी वक्त नौकरी, सारी जिंदगी के लिए सरकार उसका ख्याल रखे। पर सरकार के ऐसे कोई कानून नहीं है। हजारों जगह के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है,
और इन परिवारों के लिए कुछ नहीं है। मैं इतना कहता हुआ मैं सबको ये कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इन परिवारों के लिए आगे आओ, इनकी सहायता करो। राजनीतिक लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। हमें खुद को जागना होगा इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमरीश पुरी जी का, गुरदास मान जी का, कलसी जी का बहुत धन्यवादी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय अमरीश पुरी जी से गुजारिश करूंगा। और उपस्थित गणों, भाइयों और बहनों, ये हमारे सारे इकट्ठे होने का एक ऐसा मौका हुआ है। दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और उससे जो पीड़ित लोग हैं, जो उससे इफेक्टेड लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ किया नहीं जाता। बिट्टा जी ने जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो शुरू की हुई है और जिसकी जागृति, जिसकी अवेयरनेस सारे भारतवर्ष में फैलाई जा रही है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया। एक तरह से मैं समझता हूं कि हम बंबई वालों के लिए ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है कि ऐसे मौके पर उन बच्चों की सहायता, उन बच्चों के ऊपर छत्र छाया, उन बच्चों की देखभाल के लिए दिल्ली से बिट्टा जी आते हैं और यहाँ करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए तैयारियां करते हैं। लेकिन बंबई में बैठे हुए कुछ भी लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा है। ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है। देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर कुछ संस्थाएं और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहायता दी जा सकती है, क्योंकि ये तो कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके परिवार के सदस्य थे, वो सब विस्फोट में मारे गए। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत से इंस्टेंसेस हैं जिनको माइंड में रखकर, जिनको नजर में रखकर उनकी सहायता के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। टेररिज्म हमारे भारत को दिन ब दिन दीमक की तरह खा रहा है। इसका अंत कैसे होगा, मैं अकेला आदमी तो समझता नहीं हूं, लेकिन ये जैसे बिट्टा जी ने अभी कहा कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए सामने अगर लोग आना चाहते हैं और अपनी सिर्फ शक्ल उनकी पेपर्स में आ जाए, उसके लिए अगर वो काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में लानत है ऐसे पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि उनको सदस्यों को जो चुना जाता है, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो जनता की सेवा करें। अगर वो अपनी ही सेवा करवाना चाहते हैं तो बहुत बाइस से शर्म चीज है। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दरख्वास्त कर रहा हूं उन सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको देश की सेवा करने का एक यही मौका है, वो जब कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे टेररिज्म के अंदर जो हम आए हुए हैं, जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम टेररिज्म के बादलों के अंदर, काले बादलों के अंदर घिरे हुए हैं। हम ये सब मिलकर बेड़ा उठाते हैं कि अपने अपने तरीके से, अपने अपने हौसले से, अपने अपने दिमाग से और अपनी अपनी ताकत से इस टेररिज्म को जितनी जल्दी अंत किया जाए उतना ही बहुत बड़ी बात होगी। इत्तेफाक की बात है, देखिए 11 सितंबर
1993 को एंटी टेररिस्ट की स्थापना हुई इनके ऑर्गेनाइजेशन की, और 8 साल के बाद 11 सितंबर को फिर टेररिस्ट लोगों ने अमेरिका में हमला किया। देखिए क्या तारीख का क्या जोड़ है। 11 सितंबर ये पाकिस्तान वालों ने, या मैं तो उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम दूंगा कि जितने भी केसेस आते हैं टेररिज्म के, उनको जब सुराग लगाया जाता है कि कहां से आए हैं, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका सोर्स हमेशा पाकिस्तान ही होता है। मैं जैसे अपने यहाँ के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो टेररिज्म को रोकने की कोशिश करें, उसी तरह मैं पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान को भी ये चंद लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंसानियत के नाते इन बुरी आदतों को छोड़ दो, वरना आपको उसका खमियाजा कभी ना कभी उठाना पड़ेगा। जय हिंद। पर मैं आदरणीय गुरदासमान जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आकर 2 शब्द कहें। तरसी साहब और सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आप इस मंच पर तशरीफ फरमा रहे हैं, जो बातें टेररिज्म के सिलसिले में हो रही हैं या होंगी, उन पर गौर करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। तो सबसे बड़ी जड़ है बुराई। उस बुराई को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की सभी पार्टियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अहम हिस्सा लेना चाहिए, और ख़ास करके उन बच्चों का, ख़ास करके उन परिवारों का जो टेररिज्म की चपेट में आकर उसका खमियाजा भुगतता है। उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सबसे पहल की है, और पहल ही अहमियत रखती है सबसे बड़ी। मैंने कुछ लिखा था इन दिनों में, वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था। अल्लाह वालों, हराम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचाओ। अल्लाह वालों, हराम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। सो घर बनाने का जो सिलसिला बेटा जी ने शुरू किया है, इसकी आदत और लोगों को भी पड़ेगी, लाजमी पड़ेगी, क्योंकि एक पहल करता है तो दूसरे कदम उठाते हैं, तभी एक जाके पगडंडी बनती है, तभी रनवे बनते हैं, रास्ते खुलते हैं। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। बीज नफरत के खेतों में उगाने वालों, काटने खुद को ही पड़ेंगे कमाने वालों। अपने घर की छत को बचा के रखना, अपने घर की छत को बचा के रखना, अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वाला। सो बहुत जरूरी है, अगर अपनी छत बचाना चाहते हो तो पड़ोसी की दीवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी बात होगी। और फिर लास्ट में कहा है कि एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, और रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वाला। तो बहुत जरूरी है एक छत में, एक तिरंगे की छत्र छाया में ऐसे कदम उठने बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मुल्क का वो भी मशर होगा जो अपने शहीदों को याद नहीं करते, फिर गुलाम नहीं करते।
तो ऐसा ना हो कि गुलामी का फिर से मुंह देखना पड़े। उन अमर शहीदों को जो हमेशा हमारे जहन में ताज़ा है, हमारे जिस्म में, हमारे खून में, हमारी रगों में दौड़ते रहने वाले खून में हमेशा याद है। सो उन शहीदों का हमेशा खुद भी जिक्र किया करना चाहिए और आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी वो बात जरूर पढ़ानी चाहिए कि आज़ादी जिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे मिली, जिन लोगों को इसकी कीमत का पता नहीं है, उसको इसका एहसास नहीं होता कि आज़ादी चीज़ क्या है। तो आज़ादी का एहसास अपने शहीदों की वजह से। तो शहीदों को हमेशा याद रखिएगा और उन लोगों को, बच्चों को, आने वाले बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि वो ये ना भूल जाए कि ये किसकी फोटो है। तो आप भी कहेंगे तो मुझे लगता है कि अमरीश पुरी जी हैं, भगत सिंह नहीं, क्योंकि हैट उनके भी है, हैट उनके भी। अमरीश जी मुझे बता रहे थे यही बात कि हैट लिए है तो फिर वो अमरीश पुरी जी होंगे। सो बच्चों को याद कराने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान के उन बशरों में से हैं, उन बशरों में से हैं जो आगे जरूर इस बात को बताएंगे। और कुछ अब सबसे पहले मैं हनुमंत और साकी जी के परिवार वालों से, उनके सदस्यों से कहूँगा कि वो जी उन्हें अपना स्मृति चिन्ह देकर। दोस्तों, हनुमंत और साकी अपने परिवार का पालन पोषण गेटवे ऑफ इंडिया पर फूड और पानी बेचकर किया करते थे। इससे पहले वो मदारी का खेल भी किया करते थे। ये परिवार मोहम्मद इस्लाम का है। मोहम्मद इस्लाम की माता जी इस समय मंच पर बेटा जी और अमरीश पुरी जी गुरदास जी के हाथों से स्मृति चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम जो टैक्सी ड्राइवर थे पेशे से, उन्होंने उनके पीछे उनकी टीम लता वसंत के परिवार वाले। लता वसंत जी भी गेटवे ऑफ इंडिया पर फूल और पानी बेचने का काम करती थी। लता वसंत जी के पीछे 2 लड़कियां और 1 लड़का। और किस्मत का खेल देखिए कि 5 साल पहले इन बच्चियों के पिताजी का भी देहांत हो चुका और केवल लता वसंत जी ही इनकी देखभाल किया करती थी। अब पिताजी ने इनकी शादी का भी जिम्मा उठाया है। मैं आपको बता रहा था कि हनुमंता और साकी दोनों ही गेटवे ऑफ इंडिया पर पानी और फूल बेचने का काम किया करते थे। इससे पहले ये मदारी का काम भी किया करते थे। मदारी का काम करके लोगों का दिल बहलाते थे, लेकिन कानूनी दाव पेचों की वजह से उन्हें ये मदारी का खेल कानून ने बंद कर दिया और उन्हें पानी और फूल बेचना पड़ा गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर, और नतीजे में उन्हें अपनी जान गंवा दी। इनके पीछे इनकी 4 लड़कियां और 1 छोटा बच्चा। 4 लड़कियां और 1 छोटा बच्चा। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 12 साल, उससे छोटी 10, 7 साल, 5 और 3.5 साल का बच्चा।
इन सब पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक दो शब्द आपसे कहेंगे। हमारे बड़े भाई श्री गुरदास मान जी, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट श्री रंजीत सिंह बल जी, हमारे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के तमिलनाडु के चेयरमैन जीत कलसी जी, हमारे साथ आए हुए पीड़ित परिवार तथा सभा में उपस्थित सभी साथीगण, मैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से आपके यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए, बहुत ज़रूरी था ये हमारे लिए नहीं, आने वाले समाज के लिए, इस देश के लिए। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इन आतंकवाद पीड़ित परिवारों की मदद करें, इनकी हौसला अफजाई करें। ये हम में से ही एक है। आज हमारा देश आतंकवाद को बहुत बुरी तरह से झेल रहा है और इसका जिम्मेवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। मगर हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मंच से चेतावनी देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के 2000 मर्जीवड़े अपनी जान दे देंगे, मगर पाकिस्तान के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे पाकिस्तान को इस धरती से हम। आज वक्त है हम सबको मिलकर उठना होगा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। कब तक हम शहीदों को श्रद्धांजलियां देते रहेंगे, कब तक इन परिवारों की मदद करते रहेंगे? जितना हमें हिम्मत है, जितना हमें हौसला है, हम करेंगे और करते भी रहेंगे, मगर इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं आपको हमारे ऑल इंडिया की चेयरमैन MS बिट्टा जी की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एंटी टेररिज्म खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम स्कूल के और कॉलेजों के लड़कों को, लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग देंगे टेररिज्म से लड़ने की। उनको तैयार करेंगे, कभी यदि हमारे देश में जरूरत पड़ती है, बॉर्डर पे हमारे मुल्क को जरूरत करती है, तो एक एक नौजवान हमारे देश का जान देने के लिए तैयार रहेगा। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं इतना ही कहूंगा, मरकर भी ना मिटेगी इस वतन से उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। धन्यवाद। इसलिए गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आकर अपने शब्दों में आए हुए मेहमानों का शुक्रिया करें। वंदे मातरम। मैं जीत कलसी स्टाइल ऑफ इंडिया की ओर से और एंटी टेररिज्म फ्रंट की ओर से अमरीशपुरी जी का, गुरदास मान जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नेक काम के लिए अपना समय निकाला। और इस आज के इस कार्यक्रम के जरिए जो मैसेज हम लोग देना चाहते थे वो मेरे आदरणीय पहले ही दे चुके हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने तो इस हादसे को देखा है, सुना है, जिन्होंने इस हादसे को झेला है, परमात्मा उनको इस दुख से उभरने की शक्ति दे। वंदे मातरम। जाने से पहले एक बार फिर हम खड़े होकर 1 मिनट के लिए उन पीड़ित परिवारों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद। बैलेंस
बड़े होके क्या करोगे? कौन से काम करोगे?